तो ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटाइटीज होती है ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स क्या होते हैं? दे आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं ये। दे कैन ट्रेड आइदर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और देयर ओन अकाउंट, या तो क्लाइंट के बिहाफ में या तो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। इनको असाइन होता है ट्रेडिंग मेंबर आईडी। ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूजर। उनके पास एक से ज्यादा यूजर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ यूजर अलाउड ईच ट्रेडिंग मेंबर इज डिसाइडेड बाय एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ यूजर है उसको कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज। ठीक है। और यूजर मस्ट बी रजिस्टर विद एक्सचेंज। ठीक है। और एक्सचेंज के साथ जब यूजर को भी रजिस्टर्ड किया जाता है तो उनको भी यूनिक यूजर आईडी प्रोवाइड की जाती है। यूनिक ट्रेडिंग मेंबर इज कॉमन फॉर ऑल यूजर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और थ्योरेटिकल है, कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, दिस इज द क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर है, साथ में ट्रेडिंग मेंबर भी है ऑफ एक्सचेंज। सच क्लियरिंग मेंबर में क्लियर और सेटल देयर ओन ट्रेड और देयर क्लाइंट ट्रेड एज वेल एज ट्रेड ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट। टीएम मीन्स ट्रेडिंग मेंबर, सीएम मीन्स क्लियरिंग मेंबर्स। ओके। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं क्लियर द ट्रेड ऑफ हिज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। पीसीएम जो होते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं, वो ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते। टिपिकली बैंक और कस्टोडियल बिकम अ पीसीएम। बैंक्स और कस्टोडियन होते हैं ना, वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं जो पेमेंट और सिक्योरिटीज के सेटलमेंट करते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स के और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट। फिर होते हैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इज ऑल्सो ट्रेडिंग मेंबर ऑन द एक्सचेंज। सच सीएम में भी क्लियर और सेटल देयर ओन प्रोपर्टी ट्रेडर और देयर क्लाइंट्स ट्रेड बट कैन नॉट क्लियर सेटल अदर्स ट्रेडिंग मेंबर। यानी खुद का क्लियरिंग, खुद का और अपने क्लाइंट्स का जो ट्रेड है उसको सेटल करते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट इज द क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स के जो क्लाइंट होते हैं वो पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है। ऑथराइज पर्सन क्या होते हैं? सब ब्रोकर्स पहले बोला जाता था, अब उनको ऑथराइज पर्सन बोला जाता है अप्रैल 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है। अगर सब ब्रोकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब बाय स्टॉक एक्सचेंज बाय लॉ और सेबी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो उनको ट्रेडिंग मेंबर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बन सकते हैं वो। ठीक है। मार्केट टाइमिंग क्या होता है डेरिवेटिव का? 9:15 टू 3:30। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो अपना ट्रेडिंग आवर सेट करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का, वो है 9 AM और 11:55 PM। ठीक है। जो सिक्योरिटीज का जो वो स्टॉक एक्सचेंज जो सेट है ना जिनका ट्रेडिंग, यानी मैं कैसे बताऊं, सिक्योरिटीज मार्केट में जो एक्सचेंज होते हैं उनका जो ट्रेडिंग आवर होता है। ठीक है। एंड इट्स क्लीनिंग कॉर्पोरेशन हैव इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ ये इतना तो आता ही है, 9:15 को ओपन हुआ, 3:30 को क्लोज हो गया। स्टॉक इक्विटी, ये स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उनका टाइमिंग क्या होता है? 9:15 AM एंड 11:55 PM। ठीक है। अब होता है कॉर्पोरेट हिरार्की। इसमें क्या होता है? एक कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक डीलर होता है। तो आप ये मानो कि कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है ट्रेडिंग फर्म में। ठीक है। ये परफॉर्म करता है ऑल फंक्शन सच एज ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटिव एक्टिविटी। ये ऑर्डर को व्यू भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है। इनका एक्सपोजर लिमिट भी होता है ऑफ द ब्रांच ऑफ द फर्म। फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू द कॉर्पोरेट। जो एक्सपोजर लिमिट है वो किसको प्रोवाइड की जाती है? केवल कॉर्पोरेट मैनेजर्स को। ठीक है। ये रिव्यू भी रिसीव करते हैं रिपोर्ट को ऑफ ऑल ट्रेडिंग मेंबर फर्म एंड डीलर्स। ये ऑर्डर भी करते हैं। ठीक है। ऑल फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर के बाद आते हैं ब्रांच मैनेजर। ये कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। ये परफॉर्म क्या करते हैं? और व्यू करते हैं ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑल डीलर्स।
फिर डीलर जो होता है सबसे लोअर हिरार्की होता है, ठीक है। ये केवल ऑर्डर को व्यू कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर और ट्रेड को, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इंफॉर्मेशन को एक्सेस केवल कॉर्पोरेट मैनेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कैन आई डिटेल में बता आस्क रहा अ हूँ। क्वेश्चन? यस यस, यू कैन। सर, ट्रेडिंग मेंबर इज कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे को प्रोवाइड कराते हैं। हाँ क्लियरिंग मेंबर जो हमारी मतलब जो डिलीवरी होती है, वो हमारी हाँ डीमेट में जो डालते हैं वो। हाँ, या आपको पैसे मिलने, आपने सेल किया तो आपको पैसे मिलने चाहिए वो, ठीक है। और आपने क्लियरिंग बाय में किया तो आपको आपको डिलीवरी मिलनी चाहिए स्टॉक की। ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रोकर जो होते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं के लिए ऊपर है टॉपिक देखा जाए तो। हाँ इनके ऊपर है, हाँ हाँ, लेकिन ब्रोकर के ऊपर भी है ये, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग सब ब्रोकर्स इसके ऊपर जो होते हैं। जी। क्लीयरिंग मेंबर्स का काम होता है कि कोई पार्टी डिफॉल्ट मत करे, मैंने बाय किया आपने सेल किया, ठीक ठीक है, है। तो मेरे से, ठीक है, तो दोनों के सेटलमेंट की गारंटी क्लीयरिंग मेंबर लेता है, ठीक है। ठीक है। क्लीयरिंग मेंबर होता है, दोनों से मार्जिन लेगा, ठीक है। हम्म। जब उनको लगेगा मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा मार्जिन लेंगे, और अगर आप उस अगर आपने किसी भी कंडीशन में अगर क्राइटेरिया जो उनका बना हुआ है उसको फुलफिल नहीं किया तो पेनाल्टी भी लेते हैं वो। जैसे ठीक आज है, के टाइम पे काइट जीरोधा है, तो इसको हाँ, हम ट्रेडिंग मेंबर कहेंगे या क्लियरिंग मेंबर कहेंगे? वो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, वो एक्चुअली वो ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ वो ब्रोकर्स हैं, उनको भी मार्जिन लगती है, और वो मार्जिन हमसे लेते हैं, ठीक जी। है। और वो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ठीक। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये कोई जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं ना जिनके पास स्टॉक्स हो, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इसको मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इनको ठीक बस ठीक है। समझिए कि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनका काम है बस वो क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं इसमें, है ना। और इनके पास कई बार ना स्टॉक्स होते भी नहीं है डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास। ठीक है इन सर। डिस्काउंट ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के बीच में ना कुछ अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जी। ठीक है। उसको मैं आपको किसी दिन ना आफ्टर क्लास में, किसी दिन आप ये जो अपन सेशन कर रहे हैं ना, जैसे आपके जो नॉलेज पर्पस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से क्लास ले सकता हूँ उसके बाद, यानी कि जब ये कोर्स हो जाएगा तो, थैंक यू सर। ठीक। ठीक है। तो काम सबका वही है, लेकिन नाम होना चाहिए। जैसे आपने ट्रेडिंग मेंबर पूछा ना, टीएम, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर वो ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते हैं। सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर अपने ही ट्रेडिंग मेंबर्स के यानी कि ये भी ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, लेकिन अपना क्लीयरिंग सेटल करते हैं, अदर्स ट्रेडिंग मेंबर्स का सेटलमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, कॉर्पोरेट हायरार्की में कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डीलर से रिलेटेड, ठीक है। फिर क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशन क्या होता है। पहला तो होता है कि आपको कस्टमर की केवाईसी लेनी है, आपको एग्जीक्यूट करना है क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर गिवन बाय क्लाइंट, यानी कि आपने ऑर्डर दिया तो तुरंत होना चाहिए। एडिक्वेट मार्जिन कलेक्ट करना, मेंटेन सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। टाइमली पे इन पे आउट करना फंड का, टाइमली इशू करना कॉन्ट्रैक्ट नोट, रिजॉल्व करना कंप्लेन क्लाइंट के कंप्लेन्स, और उनको पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और मेंटेन यूनिक क्लाइंट कोड। ये क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशनशिप होता है जो अभी जस्ट आपने पूछा, ठीक है। एक होता है ऑर्डर टाइप और कंडीशन, एक होता है टाइम कंडीशन, एक होता है प्राइस कंडीशन। ऑर्डर किस टाइप के होते हैं, टाइम के कंडीशन और प्राइस कंडीशन में। पहला होता है डे ऑर्डर। डे ऑर्डर सिंगल डे के लिए वैलिड होता है, ठीक है। सेम डे में अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर आपको ऑटोमेटिक वो ऑर्डर फिर लगाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे सिंगल डे में वो कैंसिल हो जाता है। एक होता है आईओसी ऑर्डर, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। ये यूजर को अलाउ करते हैं बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज दिस ऑर्डर इज रिलीज इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। आप जैसे ऑर्डर आपने किया बाय और सेल का, इमीडिएट और कैंसिल, ठीक है, इमीडिएटली या तो बाय और सेल हो जाए, और जितना भी पार्शियल ऑर्डर मैच हुआ वो भी ठीक है, अनमैच पोर्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। फिर होता है लिमिट ऑर्डर। आपने जो प्राइस लगाया उस लिमिट पे ही आपको बाय और सेल करना है, तो आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया,
अगर उस रेट पे प्राइस आता है या बेटर प्राइस आता है, उससे लिमिट ऑर्डर से भी ऊपर का प्राइस मिलता है, तो ठीक है, बढ़िया है आपके लिए। तो उस प्राइस से नीचे तो आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है, या फिर आपको उतना प्रॉफिट ना हो। तो जो लिमिट ऑर्डर होता है, आपने जैसे 100 रुपीज लिमिट ऑर्डर लगा दिया, तो बाय करना है आपको तो 100 में ये बाय हो गया, ठीक है। सेल करना है तो आपने 110 का लगा दिया। तो जब भी उस प्राइस पे पहुंचता है तब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, आपको उससे मतलब नहीं है, आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, 100 रुपीज अभी चल रहा था, अचानक से मार्केट ऑर्डर लगाया, तो हो सकता है वो 110 में भी मिले, 120 में भी मिले मार्केट, या हो सकता है वो 80 रुपीज में भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर मीन्स जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है करेंटली अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। फिर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इस स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर टू बाय और सिक्योरिटी वन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्लाइंब अबव और ट्रिगर प्राइस। जैसे एक एग्जांपल है, 100 रुपीज है, ट्रेडर्स आप बाय करना चाहते हो शेयर्स एट 100, और आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और वहां से प्राइस क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको लिमिट करना चाहते हो आप लॉस को, तो आपने प्राइस ट्रिगर किया लिमिट सेल ऑर्डर 95 में, और लिमिट प्राइस किया आपने 92 में। तो जो ट्रिगर प्राइस होता है वो क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस एबीसी का ब्रीच हुआ 95 से, तो आपका जो ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट सेल ऑर्डर में 92 रुपीज में। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ये आपने स्टॉप लॉस लगाया कॉमन, अगर आप समझना चाहें तो आपने स्टॉप लॉस लगाया कि इससे नीचे जाए तो मुझे लॉस ना हो, ठीक है। ऑर्डर मैचिंग कैसे होती है? ऑटोमेटिक होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर किया तो वो नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर एज एंड व्हेन दे रिसीव एट फर्स्ट टाइम स्टाम्प एंड देन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर पोटेंशियल मैच, ठीक है। अगर मैच आपका फाउंड हुआ, नहीं हुआ, तो ऑर्डर नहीं होगा। और देन द ऑर्डर आर स्टोर इन डिफरेंट बुक। ऑर्डर आर स्टोर्ड इन प्राइस टाइमली प्रायोरिटी इन वेरियस बुक। पहला होता है बेस्ट प्राइस, विथ इन अ प्राइस, और बाई टाइमली प्रायोरिटी। बेस्ट बाय ऑर्डर विल मैच द बेस्ट सेल ऑर्डर। जिसने बेस्ट सेल करना चाह रहा है, जो बेस्ट बेस्ट बाय करना चाहता है, ठीक है। Order may be matched partially with the another, resulting in multiple trade. For order matching, best buy order is the one with the highest price. जो बेस्ट बाय करना चाहता है, आपको मतलब नहीं है प्राइस कौन से रेट पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन सेल हो रहा है लोवेस्ट प्राइस में, बेस्ट सेल, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है व्यू करता है ऑल बाय ऑर्डर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, एंड सेल ऑर्डर को किसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है, बायर इन द मार्केट। जो बाय ऑर्डर देखता है वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, और जो सेल ऑर्डर देखता है वो पॉइंट ऑफ व्यू द बायर्स, ठीक है। तो प्राइस बैंड जो होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेटिव सेगमेंट में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज। इंडेक्स फ्यूचर का क्या होता है, 10% ऑफ द बेस प्राइस। फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी 10% ऑफ द बेस प्राइस, ठीक है। For index and stock option, a contract specific price range based on its delta value is computed and updated daily, ठीक है। जैसे सेबी ने इनहेंस किया है कुछ क्राइटेरिया को डायनेमिक प्राइस बैंड फॉर स्क्रिप्ट इन डेरिवेटिव सेगमेंट, जो कि मई 2014 से का वो सर्कुलर है, उसमें टाइट किया है रूल को, ठीक है। अब क्या रूल्स है इसका? The circular has defined the criteria for flexing the price band in the equity derivative segment. Tighter rule for pricing band flexing. Previous क्या था? Price band could be increased if 25 traded happen at the certain price with 5 unique trade on both sides. प्राइस बैंड इंक्रीज होता था अगर 25 ऑर्डर्स एट अ सर्टेन प्राइस इंक्रीज हुए, चाहे वो बाय और सेल में 5 ऑर्डर्स हो। नाउ आपको 50 ट्रेड चाहिए, 10 यूनिक ट्रेड, और 3 ब्रोकरेज फर्म ऑन ईच साइड बिफोर द प्राइस बैंड कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। ये अभी का रूल है, 50 ट्रेड, ठीक है।
प्राइस बैंड विल मूव टुगेदर अक्रॉस मार्केट। अगर स्टॉक प्राइस बैंड इज एडजस्टेड इन द कैश or in the future market, the price band of all future contract of the stock will also change at the same time। ठीक है, ये क्लियर। कूलिंग ऑफ टाइम, ये जो येलो लाइन में है इसको तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर कूलिंग ऑफ टाइम बिफोर फर्दर प्राइस इंक्रीज। अगर स्टॉक जो होता है हीट करता है लिमिट, और द प्राइस बिफोर द नेक्स्ट प्राइस बैंड इंक्रीज विल बी लॉन्गर। फर्स्ट टू इंक्रीज, पहला 5% का जो राइज होता है वो 15 मिनट ब्रेक में होता है। ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक में। लेकिन 5 मिनट अगर मार्केट नियर मार्केट क्लोज टाइम है, इफ नियर मार्केट क्लोज, नेक्स्ट टू इंक्रीज होता है 3% राइज आफ्टर 30 मिनट, और फर्दर इंक्रीज 2% राइज आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, ये याद करिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, स्लाइडिंग प्राइस बैंड, नो मोर वन साइडेड एडजस्टमेंट। इफ प्राइस क्या होता है, एक साइड अपवर्ड मूव किया, लोअर प्राइस लिमिट ऑल्सो मूव कर जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि प्राइस बैंड है 90 टू 110। ठीक है, और अपर बैंड आपका है 115, तो लोअर बैंड भी शिफ्ट हो जाएगा 95 में। ठीक है, ये लोअर और अपर बैंड शिफ्ट हो जाता है अगर प्राइस लो एक लिमिट को क्रॉस करता है तो। ठीक है, टेम्पोररी प्राइस लिमिट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हेन अ स्टॉक हिट अ प्राइस लिमिट एंड एंटर्ड अ कूलिंग ऑफ टाइम। तो ऑप्शन ट्रेडर विल हैव टेम्पोररी लिमिट बेस्ड ऑन लेटेस्ट प्राइस। उसमें भी ऑप्शन प्राइस में भी टेम्पोररी लिमिट लग जाता है। ठीक है, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड एंड होता है तो ऑप्शन भी फ्रीली अगेन ट्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, न्यू रूल से रिड्यूस होता है सडन प्राइस जंप कॉज बाय बिग ऑर्डर और मिस्टेक, प्रिवेंट होता है मार्केट मैनिपुलेशन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेड, गिव ट्रेडर मोर टाइम टू रिएक्ट टू प्राइस चेंज, मेक प्राइस मूवमेंट स्मूथर एंड प्रेडिक्टेबल। तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये चेंजेस से मार्केट फेयरर, मोर स्टेबल एंड बेटर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव वोलेटिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको आप पढ़ लिए तो 2-4 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल लेता है आपको बोनस। ठीक है, कोई कुछ चीज अगर ना समझ में आए, आज ना आए तो कल ना आए, जब भी ना आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मार्केट वॉच विंडो में क्या होता है, अगर अपन एक वर्क स्टेशन में स्क्रीन को देखते हैं तो उसमें टाइटल बार होता है, टिकर विंडो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, टिकर विंडो फॉर अंडरलाइंग मार्केट का होता है, टूल बार होता है, मार्केट वॉच विंडो होता है, इंक्वायरी विंडो होता है, स्नैप कोट होता है, ऑर्डर ट्रेड विंडो होता है, सिस्टम मैसेज विंडो होता है। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है फॉर बोथ एन ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, ट्रेडिंग मेंबर रिक्वायर टू आइडेंटिटी ऑर्डर एज बीइंग प्रोप्राइटरी और क्लाइंट। प्रो मीन्स प्रोप्राइटरी ट्रेड, क्लाइंट मीन्स क्लाइंट का ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल फ्यूचर, ये 4 सेगमेंट होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा स्टॉक डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट कैप इंडिया में इंश्योर किया गया कि लार्जर होना चाहिए, मार्केट कैप, टर्नओवर और अच्छा होना चाहिए, सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और कोई एडवर्स इशू नहीं होना चाहिए मार्केट मैनिपुलेशंस के। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, पहला, स्टॉक सेल बी चूजन फ्रॉम टॉप 500 स्टॉक in term of daily market capitalization, average daily trade value in previous 6 months on rolling basis। टॉप 500 होना चाहिए, एवरेज डे मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज डे डेली ट्रेड वैल्यू ऑन इन द प्रीवियस 6 मंथ ऑन रोलिंग बेसिस। ठीक है, स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का ऑन रोलिंग बेसिस एटलीस्ट 75 लाख, 75 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट स्टॉक की 1500 करोड़ से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवरी वैल्यू कैश मार्केट में 35 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए प्रीवियस 6 मंथ। ये पूछेगा ही पूछेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इजी है लेकिन पूछता है। स्टॉक मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अंडरलाइंग कैश ऑफ एनी स्टॉक,
exchange would be permitted to trade in equity derivative segment of all stock exchange. अगर किसी भी स्टॉक को मान लीजिए एनएससी में उसको परमिशन मिल गया एफएनओ में ट्रेड के लिए, तो वो सभी जगह सभी स्टॉक एक्सचेंज में वो एज अ एफएनओ ट्रेड कर सकता है। ठीक है। एग्जिट नॉर्म क्या है? एंट्री तो देख लिए कि कौन सा स्टॉक कब एंट्री ले सकता है, लेकिन एग्जिट क्या होता है? ये होता है पीएसएफ बेस पे। ठीक है। अब एग्जिट कैसे होगा? अगर एटलीस्ट 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन ऑल डेरिवेटिव और ट्रेडिंग 200 मेंबर विच एवर इज lower shall have traded in any derivative contract on stock being reviewed on average on monthly basis during the review period. ठीक है। एटलीस्ट 15%। ठीक है। ट्रेडिंग ऑन मिनिमम 75% ऑफ ट्रेडिंग डे ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। ठीक है। एवरेज डेली टर्नओवर सिंगल साइडेड होना चाहिए एटलीस्ट 75 करोड़ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। एवरेज डेली नोशनल वैल्यू ओपन इंटरेस्ट सिंगल साइडेड फ्यूचर प्लस ऑप्शन एटलीस्ट 500 करोड़ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। तो ये एग्जिट नॉर्म है। ठीक है। प्रोडक्ट सक्सेसफुल फ्रेमवर्क। ठीक है। री इंट्रोडक्शन कैसे होता है एक्सक्लूडेड स्टॉक का? अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बिकम एलिजिबल वंस अगेन, जो अपन ने देखा क्राइटेरिया उसको वंस अगेन फिर से फुलफिल करता है, तो वापस से वो री इंट्रोड्यूस हो सकते हैं डेरिवेटिव में। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग। इंडेक्स की ट्रेडिंग के लिए क्या जरूरी है? Exchange may be considered introducing derivative contract on index if weightage of constituent stock of index which are individual eligible for derivative trading at least 80%. Ineligible stock in index shall have weightage of more than 5% in the index. Index on future and option contract are permitted shall be required to compile with eligibility criteria of continuous basis. ठीक है। तो इसके मेन क्राइटेरिया क्या है? Exchange shall correct whether index continue to meet the aforesaid eligibility criteria on monthly basis. मंथली बेसिस में वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क अप्लाई होता है इंडेक्स डेरिवेटिव में। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर इवेटिंग द इंडेक्स डेरिवेटिव आर फॉलो: 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन ऑल इंडेक्स ट्रेड और 20 member trading whichever is lower should have traded in any derivative contract on index. Trading on minimum 75% of trading day during the review period. Average daily turnover 10 करोड़ होना चाहिए during the review period. Average daily open interest 4 करोड़ होना चाहिए रिव्यू पीरियड में, तब आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है। अगर एक बार इंडेक्स एक्सक्लूड हो गया डेरिवेटिव से, तो इट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर री इंक्लूजन फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। एक बार बाहर हुआ तो 6 महीने के लिए फुर्सत है, फिर वो उसको वापस कंसीडर नहीं किया जाता। अगर एक्सचेंज को वापस रीलॉन्च करना है डेरिवेटिव, तो उनको सुटेबल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इंडेक्स में और फिर सेबी से वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। सरोगेट और स्यूडो इंडेक्स क्या होता है? इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव। सरोगेट और स्यूडो इंडेक्स इज अल्टरनेटिव इंडेक्स यूज व्हेन द प्राइमरी इंडेक्स अंडर रिव्यू। प्राइमरी इंडेक्स अंडर रिव्यू है, ठीक है, डज नॉट मीट आउट क्राइटेरिया फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो जो सिमिलर इंडेक्स है अनदर एक्सचेंज में उसको यूज किया जाता है। ठीक है। प्राइमरी इंडेक्स अगर क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो उसका जैसा सेम इंडेक्स है अनदर एक्सचेंज में उसको यूज किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव। पर्पस क्या है? इंडेक्स यूज फॉर इक्विटी डेरिवेटिव फेल टू रिव्यू प्रोसेस। एक्सचेंज में स्टिल अलाउ डेरिवेटिव ऑन स्टैक इफ सरोगेट इंडेक्स एग्जिस्ट वेयर दैट मीट द नेसेसरी क्राइटेरिया। ठीक है। कंडीशन फॉर सरोगेट स्यूडो इंडेक्स क्या है? कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्मॉलर इंडेक्स शुड बी एटलीस्ट 80% ऑफ लार्जर इंडेक्स। आप स्यूडो इंडेक्स कैसे बना सकते हैं?
50% of constituent stock in larger index should be part of the smaller index. कोरिलेशन होना चाहिए एटलीस्ट 0.90 फ्रॉम प्रीवियस 6 मंथ। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, आएगा ही आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आता है यहां से, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। अगर कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है स्टॉक ऑप्शन में, तो वो एडजस्ट कैसे होगा, ठीक है। The basis of any adjustment of corporate action shall be says that value of position of market participate on come or ex dated for corporate action shall continue to remain in the same for as possible, ठीक है। अगर फैसिलेट कर रहे हैं इन रिटेनिंग द रिलेटिव स्टेटस ऑफ पोजीशन इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, दिस विल एड्रेस इशू रिलेटेड टू एक्सरसाइज और असाइनमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है पोजीशन में और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में एज लिस्टेड बिलो, जैसे स्ट्राइक प्राइस, पोजीशन, मार्केट लॉ या मल्टीप्लायर। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या होता है? बोनस आ गया, डिविडेंड आ गया, ठीक है। तो उसमें कैसे प्राइस को एडजस्ट करना है, ठीक है, वो कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। और कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं? बोनस में होता है राइट में मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, ठीक है। स्प्लिट में होता है कंसोलिडेट, हाई ऑफ वारंट, सिक्योरिटी प्रीमियम नोट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड। इन सब चीजों में जो अपने स्टॉक्स होते हैं डेरिवेटिव के, एफएनओ के, वो उनके प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, पोजीशन और मार्केट लॉट्स, इन सभी को, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? No, ठीक है। बोनस में कैसे होता है? ये क्वेश्चन आता है ना बॉस, इसको याद रखिएगा। बोनस स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन में न्यू स्ट्राइक प्राइस shall be arrived by dividing the old strike price by the adjustment factor as under, ठीक है। मार्केट लॉट कैसे चेंज होता है? मल्टीप्लाई बाय द ओल्ड मार्केट लॉट बाय द एडजस्टेड फैक्टर्स। पोजीशन भी चेंज होती है। इसका जो बोनस में कैसे होता है, देखिए, रेशो होता है A/B। बोनस होता है ना 1/2 बोनस मिलता है, या 1/1 मिलता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? A+B/B। ये पूछता है बॉस, ये फॉर्मूला आता है A+B/B। ये बोनस के लिए हो गया। स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन में कैसे होता है एडजस्टमेंट फैक्टर? A/B। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। राइट्स में कैसे होता है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर A हुआ, राइट इंटाइटलमेंट B हुआ, टोटल इंटाइटलमेंट A+B हुआ, अंडरलाइन क्लोज प्राइस हुआ P, इशू प्राइस हुआ राइट का S, बेनिफिट पर शेयर E। तो बेनिफिट पर शेयर कैसे निकलेगा? P-S/A+B, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर हुआ P-E/P। तो राइट का तो चांस कम है, लेकिन इसका आता है, ये बहुत इजी है। इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा, केवल फॉर्मूला पूछता है कई बार, केवल फॉर्मूला। 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। ये सब तो आजकल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपने को याद रखना है। जैसे एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर राइट इशू P-E/P, बेनिफिट पर शेयर P-S/A+B। इतना याद रखिए, ये 3 चीज को याद रखिएगा, ये 3। यहां पे स्टॉक स्प्लिट का A/B हो गया, बोनस में A+B/B, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक? डिविडेंड में कैसे होता है? डिविडेंड विच आर बिलो 2% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक वुड बी डीम टू बी ऑर्डिनरी डिविडेंड। जो 2% मार्केट वैल्यू से 2%, मार्केट वैल्यू का 2% से कम जो डिविडेंड होता है वो ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है। नो एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड जो 2% से ऊपर होता है मार्केट वैल्यू के, उसमें प्राइस एडजस्ट होता है। क्लियर?
मार्केट वैल्यू का 2% से कम होगा तो वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। मार्केट वैल्यू से 2% ऊपर होगा अंडरलाइंग स्टॉक में तो स्टॉक स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट होगा। ठीक है, तो एडजस्ट कैसे होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड में, जो कि 2% से ऊपर है मार्केट प्राइस के, तो मार्केट प्राइस वुड मीन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे प्रीवियस ऑन द डेट विच द अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड इज मेड बाय कंपनी आफ्टर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल रहे हैं, एजीएम अप्रूव करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा कि नहीं होगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, टोटल डिविडेंड अमाउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस से माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, टोटल डिविडेंड अमाउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टॉक। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड। फिर मर्जर और डीमर्जर में क्या होता है, जैसे अनाउंस हो गया कि मर्ज कर रहे हैं डीमर्ज कर रहे हैं, तो ये डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन द अंडरलाइंग विच शैल बी सीज टू एक्सिस्ट सब्सिक्वेंट टू द मर्जर एंड डीमर्जर, वो लास्ट डेट होता है। आपको सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। परसुएंट टू अनाउंसमेंट ऑफ रिकॉर्ड डेट नो फ्रेश मंथ, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट इशूड नहीं होता। ठीक है, अनएक्सपायर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना अंडरलाइन के, वो सेल टू एग्जिस्ट सब्सिक्वेंट टू द मर्जर एंड डीमर्जर आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट कम डेट सेल बी कंपल्सरी सेटल ऑन द सेटलमेंट डेट। ठीक है, क्लियर यहां तक। मर्जर एंड डीमर्जर यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक बार अनाउंसमेंट हो गया रिकॉर्ड डेट का तो कोई फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट, न्यू मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एंड फ्यूचर में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कॉस्ट में क्या क्या लगता है कि यूजर कॉस्ट होता है, ब्रोकरेज जो अपन देते हैं ब्रोकर्स को जब अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। ब्रोकरेज जो होता है इंट्राडे के लिए लो होता है। रेट ऑफ ब्रोकरेज डिफरेंट वाइडली अकॉर्डिंग टू एडिशनल सर्विस ऑफर बाय द ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर चार्ज ब्रोकर फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो कलेक्ट ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, यस क्वेश्चन कम्स, वॉइस ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल तो है, आपको ऑडिबल है मैम? हाँ सर, मुझे आ रहा है। ओके, ओके। तो यूजर चार्ज क्या होता है कि जो अपन ब्रोकरेज देते हैं, इंट्राडे में सबसे कम होता है, और ब्रोकरेज डिफरेंट डिफर करता है एडिशनल सर्विस अगर ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जीएसटी होता है, स्टाम्प ड्यूटी होता है, सेबी टर्नओवर फीस होती है, उसमें भी एप्लीकेशन होता है जीएसटी का। अगर अपन ऑप्शन को सेल करते हैं, सेल ऑफ ऑप्शन, तो रेट क्या होता है 0.10%, पेएबल बाय सेलर ऑन द ऑप्शन प्रीमियम। अगर अपन सेल करते हैं ऑप्शन जहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है, तो रेट क्या हो जाता है 0.125%। इसमें कौन देता है, परचेसर ऑन द सेटलमेंट प्राइस। अगर फ्यूचर को सेल करते हैं तो 0.02% अपने को रेट लगता है। इसमें भी कौन देता है, सेलर ऑन द प्राइस विच सच फ्यूचर इज ट्रेडेड, अगर फ्यूचर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर होता है ट्रांजेक्शन चार्ज, आर फीस लेविड ऑन ट्रेड कंडक्टेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। Exchange have specified structure for these charges, vary dependent on type of trade, equity, future option transactions are levy on both and buyer और seller दोनों को लगता है ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक है, they charge on their premium, one should always refer to respective change notification। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। आईपीएफटी चार्ज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, इसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रिएट किया जाता है टू मेक अप द इन्वेस्टर क्लेम when default trading member asset are not enough to cover the investor claim। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट कर देता है और उसके पैसे अगर इनफ नहीं होते कवर करने के लिए इन्वेस्टर से के क्लेम के लिए, तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट से उसको यानी कि कवर किया जाता है। ठीक है, फंड का और क्या काम है, प्रमोशन करना इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च। ठीक है, आईपीएफटी हमेशा याद रखें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट।
एनएससी इक्विटी ऑन फ्यूचर में कितना होता है? 10 रुपए पर करोड़ फॉर ट्रेडेड वैल्यू प्लस 18% जीएसटी। एनएससी इक्विटी ऑप्शन में क्या होता है? 50 रुपीज पर करोड़ ऑफ प्रीमियम वैल्यू ऑफ एनएससी इक्विटी ऑप्शन प्लस 18% जीएसटी। ठीक है। गुड्स जीएसटी चार्ज होता है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस द ट्रांजेक्शन चार्ज। एसटीटी और जीएसटी आर कलेक्ट एसटीटी और जीएसटी को कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टाम्प ड्यूटी को कलेक्ट करता है चार्ज एट 0.0002%, 200 रुपए पर करोड़ फॉर बायर ऑफ इक्विटी फीचर एंड बायर ऑफ इक्विटी ऑप्शन के लिए 300 रुपए लगते हैं, 0.003%। ठीक है। सेबी टर्नओवर फीस होता है 10 रुपए पर करोड़ प्लस जीएसटी। ये चार्जेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा।